दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 29th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा कि कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी अभी तक हमने सिचुएशन पढ़ी है उनमें अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज हमारा फाइनाइट था, और ऐसे केस में जब टोटल चार्ज हमारा फाइनाइट हो आप इंफिनिटी को रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा उसको आप जीरो मान सकते हो वहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसको आप 0 वोल्ट पे मान के और उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो। दूसरा, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूले को एक्सप्लॉइट किया, दैट वाज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने सिचुएशन पढ़ी थी उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत आसान था, तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और उसके बाद उसका सहारा लेके हमने पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला दो पॉइंट के बीच में। कोई भी दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, इवन किसी पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को अगर आप 0 पे मान लो तो, क्योंकि अभी तक जितने भी सिचुएशन थी उनमें सब में फाइनाइट चार्ज था। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो भी हमने सिचुएशन ली उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत आसान था, तो पोटेंशियल वहां से फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपका आसान नहीं होता। चार्जेस मेरे फाइनाइट ही होते हैं, बट उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारा आसान नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आपको वेक्टरली चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली पोटेंशियल बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कई बार क्या होता है, पोटेंशियल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको एक और फॉर्मूला एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, एंड दैट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देखिए पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब अगर आपने पोटेंशियल निकाल लिया पहले तो उसका ग्रेडियंट लेके माइनस लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। लेकिन ये तब इस्तेमाल में लाना है जब आपको पोटेंशियल निकालना बहुत इजी हो, और मैक्सिमम सिचुएशन में आप देखिएगा पोटेंशियल निकालना आसान ही होता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। खासकर जब आपके पॉइंट चार्जेस और मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हो, या फिर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट तरीके के, कोई लाइन चार्ज है, कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो दोनों का अगर सुपरपोजिशन करोगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सुपरपोज करोगे तो वेक्टरली आपको ऐड करना होगा। लेकिन पोटेंशियल निकाल के चीजों को सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इस केस के लिए मैं आपको डाइपोल का सहारा लूंगा। मैं देखूंगा कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम कैसे कैलकुलेट करें। जरा देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास कोई डाइपोल है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं कुछ इस तरह का। मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो कि जेड एक्सिस है, इस एक्सिस पे मैंने दो चार्ज ले लिए हैं। एक आपका प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, ये के कैप डायरेक्शन है भैया, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है और उतना ही फिर नीचे मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी डी है, तो ये जो डिस्टेंस है ये d/2 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी d/2, और नीचे वाले भी हमारी डिस्टेंस जो है वो d/2 हो जाएगी, ठीक है भाई। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो एक तरह से डाइपोल हो गया मेरे पास। और अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं P, तो P विल बी इक्वल टू Q इंटू डी फ्रॉम माइनस टू प्लस। ये मेरा डाइपोल मोमेंट बनेगा इसका। अब मुझे इस डाइपोल की वजह से, सोचिए कोई पॉइंट है यहां पे मेरे पास और फार अवे पॉइंट है r डिस्टेंस अवे, यहां पे कोई पॉइंट है P, और r की जो वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन है d से। जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत बड़ी है ये r की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे इस r डिस्टेंस अवे, इस जो इसका सेंटर है वहां से r डिस्टेंस अवे, यहां पे कोई P पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब जरा देखिए, और ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना है इसको मैं थीटा बोल देता हूं। सवाल यहां पे यह है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें। अब जरा देखिए, अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करना शुरू कर दिए तो दिक्कत होगी आपको। क्यों दिक्कत होगी, जरा देखिए।
अगर आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अवे होगी। दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है आपका, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी टुवर्ड्स होगी, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगी। अब दोनों को सुपरपोज करके आप यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो वो बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, आप यहां पे एक काम कीजिए, यहां पे पहले पोटेंशियल निकालिए, यहां का आप पोटेंशियल निकाल दो, ठीक है। इस पॉइंट पे जो r डिस्टेंस अवे है यहां से, उस पॉइंट का पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, उसको आप इजीली निकाल सकते हो। यहां का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में यहां का पोटेंशियल आप निकाल दो, और फिर उस पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां का पोटेंशियल कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, तो यहां पे दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से क्या आएगा, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, अगर मैं एक काम करूं कि ये मेरा एंगल है थीटा, आप जानते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो मेरी लेंथ आएगी, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये जो मेरी लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक की, ये बनेगी d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा, ये लेंथ बनेगी। ये पूरी लेंथ है मेरी r, उसमें से d/2 cos थीटा माइनस कर दो, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेरे पास आ जाएगी, r माइनस d/2 cos थीटा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ जाएगी, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच। और ये जो लेंथ होगी दोस्तों ऊपर वाली, ये भी आपकी ऑलमोस्ट वही रहेगी, r माइनस d/2 cos थीटा। आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट उतनी क्यों रहेगी, ये तो परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो ऑलमोस्ट उतनी क्यों रहेगी, उसके पीछे कारण है, जरा देखिए। सोचिए, मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की, और इस एंगल को, जो कि इनके बीच, दोनों का बीच का जो एंगल है, इस एंगल को मैं फाई बोल रहा हूं, और फाई जो है वो वेरी स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट। अब सोचिए, ये भी r है, ये भी r है। अब अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये जो लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक की, वो क्या बनेगी, यहां से लेके यहां तक जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, वो बनेगी r cos फाई, ये बनेगी। अब क्योंकि फाई वेरी स्मॉल है, तो आप ये कह सकते हो फाई टेंड्स टू 0, और 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट r ही हो जाएगी। इसका मतलब अगर दो लाइनें जिनके बीच का एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो आप ये कह सकते हो कि एक का परपेंडिकुलर अगर मैं दूसरे पे करूंगा, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी और इस जो ओरिजिनल जो ये वाली लेंथ थी, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होंगी। अब जरा यहां पे देखिए, ये जो d है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये r बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। तो अगर r मेरा बहुत ज्यादा लार्ज है, यहां से बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा, और ये दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, तो अगर मैं ये लाइन r वाली लाइन यहां पे ड्रॉ करूं और ये वाली लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कम बनेगा, बिकॉज ये गैप बहुत छोटा है इस लेंथ के कंपैरिजन में। पॉइंट को समझिए भाई। तो एक तरह से क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है यहां पे, तो आप ये कह सकते हो कि इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो ये लेंथ आएगी वही लेंथ ये भी होगी, आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो। तो यहां पे ये जो लेंथ आएगी r माइनस d/2 cos थीटा आएगी। तो फिर नीचे वाली क्या बनेगी, फिर नीचे वाली जरा देखो, यहां से अगेन इस लाइन से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑलमोस्ट ये भी थीटा ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से d/2 cos थीटा ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ बनेगी, और r ये वाली लेंथ है तो यहां तक की भी r होगी, उसमें d/2 cos थीटा ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ये नीचे वाली जो लेंथ है ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगी r प्लस d/2 cos थीटा। इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा r प्लस d/2 cos थीटा, सही है। और r प्लस d/2 cos थीटा कहां से कहां तक की, जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, क्योंकि ये बीच वाली लेंथ है r, उसमें ये लेंथ और ऐड करनी है। इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये लेंथ और ऐड करनी है, और ये लेंथ क्या होगी, d/2 का प्रोजेक्शन ले लो। आप बोलोगे सर थीटा तो ये एंगल है ना, तो ये एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा ही रहेगा, बिकॉज ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट एक साथ ही रहेंगी। अगर ये r बहुत ज्यादा दूर है, तो r अगर बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर पॉइंट से अगर कोई ये स्मॉल दो पॉइंट है और बहुत ज्यादा दूर ये पॉइंट है, तो यहां से जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे,
और फिर एक ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ठीक है, और एक ये दूसरी वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये लाइनों की लेंथ एक तो सेम ही आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि यहां से आप दो तीन चीजें कह सकते हो, और वो ये है कि अगर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये ऑलमोस्ट मेरे क्या बनेंगे, सेम। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे क्लियरली बता नहीं पाया आपको, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, अगर दो पॉइंट है, उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा दूर चले जाते हो, तो ये जो एंगल होता है वही एंगल मेरा यहां से आपको दिखेगा, ठीक है, वही एंगल आपको यहां से दिखेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही एंगल दिखेंगे, ये एंगल सेम ही होंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा दूर है ना, पॉइंट को समझो भाई, और ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसलिए ये लाइनें आपको उनमें एंगल का जो डिफरेंस नजर आएगा वो बहुत छोटा नजर आएगा। तो इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये d/2 है तो d/2 cos थीटा इधर हो गया, और ये r है तो ये यहां से लेके यहां तक की भी r लेंथ हो जाएगी, r + d/2 cos थीटा आप इसको बोल सकते हो। ये रफ है, ये इसमें थोड़ा बहुत एरर है, बट वो एरर नेग्लिजिबल होगा क्योंकि r इज मच ग्रेटर देन d। तो चलिए, मुझे ये डिस्टेंसेस तो पता चल गई है अब चार्जेस की पॉइंट P से, कोई भी जनरल केस में ले रहा हूं। तो अब यहां पे पॉइंट P पे आपको जो पोटेंशियल निकालना है वो निकालते हैं। तो पोटेंशियल प्लस Q चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, Q डिवाइड बाई 4πε0, और ये बन जाएगा R माइनस d/2 cos थीटा। ये है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये ध्यान रखिएगा भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ठीक है, ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज। अब आइए माइनस Q चार्ज की वजह से, तो माइनस Q चार्ज की वजह से माइनस Q डिवाइड बाई 4πε0 R प्लस d/2 cos थीटा, ये हो जाएगा, ये पोटेंशियल आएगा माइनस Q चार्ज की वजह से। अब दोनों को सुपरपोज कर दो तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा मेरा R डिस्टेंस पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे मेरा टोटल पोटेंशियल आ गया है। तो जरा ध्यान से समझिए कैसे हमने किया। पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें चार्ज का साइन भी हम लेके चलेंगे। आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने पोटेंशियल को, तो ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। आपको याद होगा कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से, अगर कोई भी मैं पॉइंट चार्ज ले लूं उसकी वजह से R डिस्टेंस अवे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है Q0 डिवाइड बाई 4πε0 R, ये हमारा पोटेंशियल होगा। और ये जो पोटेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी है दोस्तों, इंफिनिटी पे हम जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं, तो जीरो के रेस्पेक्ट में R डिस्टेंस अवे पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जरा समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल लिख लिया। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जो पोटेंशियल आया है उसको। तो जो मेरा पोटेंशियल है VR, इसके लिए मैं Q/4πε0 को कॉमन ले लेता हूं। अंदर जा देखिए, अंदर है 1/R माइनस d/2 cos थीटा माइनस 1/R प्लस d/2 cos थीटा, ये आ गया भाई। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा Q/4πε0। अंदर जरा देखिए, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा R² माइनस d²/4 cos² थीटा, ये मेरे पास एलसीएम बन जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में दिस माइनस दिस करोगे तो d cos थीटा यहां पे आ जाएगा। एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एट डिस्टेंस R इज इक्वल टू QD cos थीटा अपॉन 4πε0। और यहां पे देखो ये D बहुत ज्यादा छोटा है R के कंपैरिजन में, तो स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और साथ में cos स्क्वायर भी आ गया और फर्दर इसको छोटा कर देगा। तो आप ये कह सकते हो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जरा, यहां पे R² ही आ जाएगा, ठीक है, यहां पे एक R² आ जाएगा। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको और मैं तरीके से लिख सकता हूं, ये हमारा P है भाई, P हमारा किस तरफ है, Z कैप की तरफ। P की जो डायरेक्शन है वो Q इंटू D आएगा P, और इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, Z कैप। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरी डायरेक्शन है Z कैप और ये मेरा सेंटर है, और ये मेरी रेडियल डायरेक्शन R कैप, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें ये जो डायरेक्शन आएगी ये मेरी बन जाएगी R कैप। तो अगर मैं Z कैप डॉट R कैप करूं तो क्या बनेगा बताओ जरा, Z कैप का मतलब ये वाली डायरेक्शन डॉट ये वाली डायरेक्शन। तो बताओ कैप लगे हुए तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, तो Z कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू R कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू एंगल बिटवीन देम इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा सीधा सीधा, cos ऑफ थीटा आ गया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए, इस cos थीटा को लिखूंगा Q इंटू D को P लिख देता हूं, P
इसको लिख देता हूं z कैप डॉट r कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। p क्या है? p मैग्नीट्यूड है भाई, p जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, q इंटू डी जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। अब जरा देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, p इंटू जेड कैप को मैं p वेक्टर लिख दूं डॉट r कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया है दोस्तों r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस पे हमारे पास पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ड्यू टू डाइपोल हमने पोटेंशियल निकाल दिया हमारा p पॉइंट पे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब हम इसका सहारा लेंगे दोस्तों। इसका मतलब मुझे इसका ग्रेडियंट लेना है, या आप कह सकते हो इस क्वांटिटी का ग्रेडियंट लेना है। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? जरा ध्यान से देखो, r कहां से मेजर है? इसके सेंटर से। थीटा क्या है? z एक्सिस के साथ एंगल है। तो ऐसा कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है जिसमें थीटा जो है वो z एक्सिस के साथ मेजर होता है और r जो है वो उसकी सेंटर से डिस्टेंस होती है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इसका ग्रेडियंट ले लूं और माइनस लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैसे लेते हैं? तो उसके लिए जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरा ग्रेडियंट देखते हैं कैसे लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ v अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा 1/h1। अब h1 क्या होता है उसमें? 1 डेल बाई डेल आर ऑफ v, ठीक है, 1/h1 डेल बाई डेल u1 ऑफ f(u1) कैप, ठीक है, ये बन गया r कैप प्लस 1/h2। h2 क्या बनेगा? r साइन थीटा, ठीक है भाई। dl क्या होता है ये देख लो ना, dl स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था? dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी फाई कैप। तो यहां पे ये क्या बनेगा? 1/r बनेगा भाई। तो h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू r है, h3 की वैल्यू ये है r साइन थीटा। तो 1/h1 डेल बाई डेल u1 ऑफ f(u1) कैप, ठीक है, f(u1) कैप, ठीक है। अब आइए 1/h2, तो 1/r डेल बाई डेल थीटा ऑफ v थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा h3 r साइन थीटा हो गया डेल v बाई डेल फाई कैप। यही बनेगा भाई। ये मेरा क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट। और इसके आगे माइनस लगा दोगे तो पूरे के आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट जरा देखिए ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि फाई के साथ तो ये बदल ही नहीं रहा, ठीक है। फाई क्या था? फाई एक्स एक्सिस जो प्लेन का एंगल है, जिस प्लेन में आपका पॉइंट लाई कर रहा है, एक्स के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो फाई के साथ तो ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा। केवल रेडियल एंड केवल थीटा कैप कंपोनेंट बनेंगे भाई। तो चलिए जरा देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस डेल बाई डेल आर ऑफ, बोलिए v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है p cos थीटा। p यहां पे मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना भाई, q इंटू डी, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में नहीं लगा रहा हूं इसमें। p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप प्लस 1/r डेल बाई डेल थीटा ऑफ p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर थीटा कैप, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? ये मेरे पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो चलिए अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, बताओ क्या बनेगा? r के रेस्पेक्ट में लेना है तो यहां पे p cos थीटा मेरा कॉमन आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो क्या बन जाएगा? r टू द पावर -2 ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 डिवाइड बाय r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और -2 में ये 2 इसका कट जाएगा और यहाँ पे प्लस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। r कैप एक तो ये आ गया। दूसरा क्या बनेगा बताओ जरा? माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे ले आया। अब जरा इसको सोल्व कर लो भाई, ये सोल्व करना अब आपका मेरे ख्याल से बहुत आसान है। कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बताओ? वो आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, थीटा कैप। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ रहे हैं।
एट डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए हैं और वो है p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब r कैप। एक तो ये वाला कंपोनेंट है, एक है p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और ये बन गया थीटा कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई। तो मेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, आई थिंक हमने करेक्ट निकाला है, ठीक है। ये आप एक बार देख सकते हो, यहां पे 2 आएगा भाई, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 4 है, नहीं तो फिर इस 2 को हटाना है तो नीचे फिर 2 कर दो, ठीक है। जरा एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। P क्या है? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, आई थिंक हमने बिल्कुल सही निकाला है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डाइपोल की वजह से। अब यहां पे फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे दोस्तों जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा, तो उसके ग्रेडियंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से एंड पोटेंशियल को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पे एक चीजें और भी, इसको आप याद रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा भाई, ठीक है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप कई बार डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हो इस एक्सप्रेशन का, क्योंकि अकेला एक डाइपोल नहीं होता, कई सारे डाइपोल एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वहां पे फिर अगर आपको डाइपोल की वजह से फील्ड पता है तो डायरेक्ट आप लिख दोगे, क्योंकि ये डेरिवेशन इतना लंबा है कि भाई आपको इसमें समय लगेगा। तो बेहतर है आप उसकी वजह से पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस अवे और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को याद रखें। लेकिन ये तब है जब ये प्लस, ये जो P और R के बीच एंगल थीटा है, ध्यान रखिएगा। अगर P मेरा इस तरफ है और R मेरा इस तरफ है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल है थीटा, तब ये ऐसे लिखना है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपको जो सिचुएशन दे रखी होती है उसमें P इस तरफ होता है और R मेरा इस तरफ होता है, तो ये वाला एंगल का इस्तेमाल करना है। फिर थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा तो 90 से बड़े वाला एंगल यहां पे पुट करना है। तो आप देखिए पोटेंशियल कैसे आप निकालोगे, गलती नहीं करनी है भाई। थीटा क्या है? जिधर मेरा P वेक्टर है और जिधर मेरा रेडियल वेक्टर है उनके बीच का एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो अगर P इस तरफ है और रेडियल मेरा इस तरफ है तो आपका जो एंगल है थीटा, वो ये वाला एंगल थीटा बनेगा भाई, 90 से बड़ा आएगा ये एंगल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जो R मेजर की गई है वो डाइपोल के सेंटर से मेजर की गई है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां पे 2-2, 3-3 डाइपोल आ जाते हैं, तो उनकी वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सिचुएशन दूं और उसकी वजह से अगर मैं पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है और ये मेरा के कैप है, ठीक है भाई। अब यहां पे आपको जो सिचुएशन दे रखी है वो कुछ इस तरह की दे रखी है कि यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे आपका -2q चार्ज है और इसी लाइन पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ये मेरी z एक्सिस है भाई। और आपसे पूछा है, यहां पे ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये d है, ये डिस्टेंस है मेरी d। आपसे कोई ऐसा कोई पॉइंट ले दिया यहां पे, ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब यहां से डिस्टेंस दे रखी है वो है r, ठीक है, और r की वैल्यू जो है वो मच ग्रेटर देन d है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये भी आपकी d है भाई, ठीक है, ये डिस्टेंस भी d थी, तो इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं मैं सो दैट आपको d के नजदीक लग जाए, ठीक है। हाँ जी, ये डिस्टेंस भी आपकी d है। तो अब आपको यहां से r डिस्टेंस अवे आपको चलना है, ये है मेरा पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल बताना है क्या होगा एंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बतानी है क्या होगी। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो डाइपोल में,
ठीक है। दो डाइपोल में कैसे ब्रेक करोगे, एक डाइपोल तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू दो बार ले लो ना, एक माइनस क्यू और एक और माइनस क्यू ले लो, तो यहाँ पे एक और डाइपोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो डाइपोल हो गए, ठीक है। और इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल की डायरेक्शन जो है ना नीचे की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर बनेगा, वहां से ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी होगी भाई, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या आएगी, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही बनेगा, इसका जो सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, आर प्लस आर ये था ना, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो भी आर ही आएगा। अब ये जो लेंथ है इसका देख लो प्रोजेक्शन कितना आएगा इधर, ठीक है भाई। अगर ये लेंथ आर है और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लेंथ भी ऑलमोस्ट आप आर ही मान सकते हो, उसमें ये और ऐड कर दो। अगर मैं ये और ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये लेंथ क्या बनेगी, ये बनेगी d/2 प्लस d/2, तो d बन गई d cos थीटा, ये आ गई। तो इसका अंदर इसके सेंटर से जो दूरी है वो है r प्लस d cos थीटा, r प्लस d cos थीटा, ठीक है। ये आपकी इस डाइपोल से ये डिस्टेंस है और इस डाइपोल से ये डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो इसका पोटेंशियल निकालते हैं सबसे पहले। अब जरा देखो, इसमें डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और r इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसकी वजह से जो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो बनेगा QD cos थीटा, QD cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि इसके सेंटर से r डिस्टेंस थी तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब आइए दूसरा डाइपोल, ये जो डाइपोल है, पहली बात तो ये डाइपोल नीचे की तरफ है, तो अगर मैं सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो थीटा ये वाला नहीं यूज करूंगा मैं, क्योंकि P मेरा नीचे की तरफ है, R मेरा इधर है, इसके सेंटर से जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो मैं ये वाला एंगल इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। तो क्या बनेगा दूसरा पोटेंशियल, वो बनेगा QD तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, इंटू cos ऑफ, बताओ क्या लिखोगे, cos ऑफ 180 माइनस थीटा करोगे। 180 माइनस थीटा क्यों कर रहे हो बताओ ना, आपने थीटा क्यों लिया, क्योंकि P अब मेरा नीचे की तरफ है, ठीक है। और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां की जो डिस्टेंस है वो है r प्लस d cos थीटा, इसका स्क्वायर करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे दोस्तों, ये मेरा टोटल पोटेंशियल आएगा यहां पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल पोटेंशियल हम यहां पे कैसे लिखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी किस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई, तो पोटेंशियल इसको फर्दर इवन सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कॉमन ले लो जो भी है, ठीक है। तो जब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे cos थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। अब जब देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा QD cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी कोस थीटा का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास यहां का पोटेंशियल आ जाएगा, और एक बार पोटेंशियल आ गया यहां पे, फिर आप क्या करोगे, उसका ग्रेडियंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि डाइपोल जो है, आप ये देखा करो कि डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, डाइपोल किस तरफ ओरिएंटेड है और जो आर है वो किस तरफ ओरिएंटेड है, उनके बीच का फिर एंगल निकाल, उनके टेल मिला दिया करो, टेल से फिर देखा करो एंगल। अब सोचिए P मेरा इस तरफ होता और R मेरा इस तरफ होता, तो उनके टेल मिलाने के बाद ये जो एंगल है ये देखेंगे हम लोग, ये एंगल पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो एक में यहाँ पे थीटा बन रहा है क्योंकि P ऊपर की तरफ है और R मेरा इस तरफ है, तो दोनों के बीच अगर मैं टेल मिलाऊंगा इस केस में, तो टेल अगर मैं मिलाऊंगा तो P ऊपर की तरफ है, R मेरा ऊपर की तरफ, तो ये एंगल है थीटा, तो ये थीटा पुट करेंगे। दूसरे केस में देखो P मेरा नीचे की तरफ है और R मेरा इस तरफ है, तो अगर दोनों के टेल मिलाऊंगा तो ये एंगल इस्तेमाल होगा दोस्तों, ये एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा करोगे तो माइनस cos थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और उसके बाद फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे भाई, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे हम यहाँ पे इसको सोल्व करें, पोटेंशियल कैसे निकालें। पोटेंशियल निकल गया, उसके बाद तो फिर आपको जो है उसका बस ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। वो तो फिर मेरे ख्याल से आसान पार्ट है, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एक कहानी समझ आई कि कैसे ऐसी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। अभी तक जितने भी हमने सिचुएशन देखी है, सब में हमारा जो चार्ज था वो फाइनाइट था, ठीक है। इन्फिनिटी पे आप रेफरेंस को ले सकते हो, और भी सिचुएशन आप देख सकते हो, जरा देखिए, और कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं एक बार, देखिएगा दोस्तों।
अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कोई लाइन चार्ज है, ठीक है, ये मेरे पास आई कैप डायरेक्शन है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है, और इसके ऊपर सोचिए मेरे पास कोई लाइन ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है ये है 0,0,4 और ये जो पॉइंट है ये है 0,0,-2। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है और यहां पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम पर मीटर दे रखा है, तो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ फाइनाइट है, लेंथ केवल 6 मीटर की ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज मेरा फाइनाइट ही आएगा, ठीक बात है, टोटल चार्ज मेरा फाइनाइट होगा भाई। अब यहां पे क्या है, अब सुनो, अपने को कोई पॉइंट दे दिया है P, ठीक है, यहां पे कोई P पॉइंट दे दिया है सोचिए, और P पॉइंट क्या है मेरा, P में सोचिए x कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है और x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है मान लीजिए, y मेरा 2 है और z भी मान लीजिए मेरा 2 है। आपको बताना है इस P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, अगेन इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए क्योंकि फाइनाइट चार्ज है तो आप इंफिनिटी पे क्या ले सकते हो, रेफरेंस, इंफिनिटी पे आप रेफरेंस को लेते हुए और आप यहां पे पोटेंशियल निकाल दो। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको यहां पे पहले स्मॉल चार्ज लेना होगा और स्मॉल चार्ज की वजह से यहां पे स्मॉल पोटेंशियल निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए कैसे। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो सबसे पहले ये पॉइंट कहां पे आएगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे निकालोगे भाई, आप सोचिए ये z एक्सिस पे है, तो z एक्सिस पे है तो x एंड y क्या होंगे मेरे 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x मेरा 0 हो गया, y मेरा 0 हो गया और z क्या होगा इस पॉइंट का, जो इस पॉइंट की हाइट है वही तो इस पॉइंट की हाइट होगी, इसका मतलब z क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है बताओ जरा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो भाई, वो बनेगी √5, ठीक है। ये मेरे पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि यहां पे पोटेंशियल कैसे निकालें, तो उसके लिए आप क्या करोगे जरा देखिए, यहां से इस पॉइंट को रेफरेंस ले लो, यहां से कुछ z हाइट पे आ जाओ, ठीक है, और यहां पे कोई dz एलिमेंट ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज आएगा वो आएगा लैम्डा dz, उसको आप dq लिख सकते हो। इस dq की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बताओ, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालते ना तो उसकी डायरेक्शन भी होती, ये डायरेक्शन होती, उसकी फिर कंपोनेंट ब्रेक करते तो कितना मुश्किल होता आपके लिए। यहां पे पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकालूंगा तो वो आएगा dv, और वो क्या बनेगा, और विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी dq डिवाइड बाई 4πε0 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, √5 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और उसका रूट ले लो तो क्या बनेगा बताओ जरा, वो आपका बनेगा 5 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर आ जाएगा, और इसका रूट लोगे वो तो डिस्टेंस होगी बट रूट का स्क्वायर, हाँ रूट लेना पड़ेगा ना भाई, स्क्वायर नहीं करना है, पोटेंशियल में स्क्वायर थोड़ा ना होता है। तो ये आपके पास क्या बन गया dv, ये मेरा dq था, dq अपॉन 4πε0 r माने ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई भाई, सिंपल। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, dv हमने निकाल दिया, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये पोटेंशियल है। अब अपने को अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dq की जगह पे लैम्डा dz रख दो भाई। तो पहले तो dv देखते हैं, ये बनेगा लैम्डा dz डिवाइड बाई 4πε0 और रूट के अंदर क्या आ गया 5 प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, z की वैल्यू देखो, यहां से z मेजर हुआ है, यहां से नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है यहां से अगर मैं z मेजर करूंगा तो ऊपर कहां तक जाना है बताओ, यहां पे हाइट है 2 से 4 तक जाना है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 2 डिस्टेंस चलना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे z की वैल्यू 0 है ना, तो ऊपर की तरफ आपका कितना है 2 और नीचे की तरफ कितना है बताओ जरा, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो ना भाई, तो नीचे वाला पॉइंट इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, ये देख लो, ये 2 है और ये 2, 4 डिस्टेंस नीचे है भाई। तो इसका मतलब है z की वैल्यू आप -4 से और ऊपर की तरफ कितना है 2 तक जाओगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस लेवल है। तो इससे नीचे वाला जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये आपकी -4 लिखेंगे इससे, और ऊपर की तरफ जो है वो
यहाँ इस लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे तो 2 तक जाओगे, तो z की वैल्यू -4 से लेके 2 तक आप लिख दो और इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आपको करना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दोगे टोटल, और एक बार यहाँ पे पोटेंशियल आ गया फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। E इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड वी लेना है। अब क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ग्रेडियंट लेना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केवल z कंपोनेंट आएगा, डेल बाई डेल z ऑफ v, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम ऐसे सिचुएशन में फाइनाइट चार्ज के केस में पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। ये जो पोटेंशियल हमारा निकला है ये विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी निकला है दोस्तों, इंफिनिटी पे, क्योंकि हमारा जीरो पोटेंशियल था ना, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट चार्ज में इंफिनिटी को आप रेफरेंस ले सकते हो, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये केस समझ आया और इसको कैसे हम सोल्व करेंगे ये आपको क्लियर हुआ। अब आपको इंटीग्रेशन वगैरह जो है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, और वो स्टेप क्या है जरा देखिए। तो जितने भी फाइनाइट चार्जेस के केस हैं मेरे ख्याल से उन सबको आप कैसे इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो कितना इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होता, मतलब सोचिए अगर ये मैं पोटेंशियल से नहीं कर रहा हूं, सेम इसी क्वेश्चन में सोचिए मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये मेरे पास के कैप है, और जो लाइन है वो यहां से लेके और यहां तक रखी हुई है, जरा सोचिए, और ये मेरा ओरिजिन है और यहां पे मेरा पॉइंट है 1,2,2 1,2,2 ये पॉइंट है। अब सोचिए अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, लैम्डा आपको दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो क्या करते आप? अगर पोटेंशियल का कंसेप्ट ना पता होता तो आप क्या करते, आप अगेन यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, ये स्मॉल dz लेते यहां पे, और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसके अब 2 कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, कौन कौन से बताओ? एक आपका रेडियली आउटवर्ड और एक कंपोनेंट कौन सा आएगा, एक कंपोनेंट आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। 2 कंपोनेंट आएंगे, फिर दोनों कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इंटीग्रेट करके फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालनी पड़ेगी। मतलब दोनों कंपोनेंट को इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो आप। तो यहां पे ये एक बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, जबकि पोटेंशियल निकालते टाइम अपने को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको एक डाउट आ सकता है यहां पे, और वो ये डाउट आएगा कि पिछले क्वेश्चन में जब आपने पोटेंशियल निकाला था तो पोटेंशियल में तो केवल z का फंक्शन था, केवल z का फंक्शन था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों आएंगे, एक रेडियल कंपोनेंट भी आएगा और एक z कंपोनेंट भी आएगा। भाई बोलिए, इसको मैं DEZ और DER बोल देता हूं। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जब आपने देखा तो पिछले क्वेश्चन में जो पोटेंशियल था हमारे पास, या dV जो हमने निकाला था, वो था लैम्डा dz डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ 5 प्लस z², यही तो था भाई। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे मैं अगर इसको इंटीग्रेट भी कर दूंगा, सोचिए तो जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो तो z का फंक्शन ही तो आएगा ना, ठीक है, z का फंक्शन ही तो आएगा। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस ऑफ ग्रेड वी बनेगी, और माइनस ऑफ ग्रेड वी करेगी तो उसमें तो केवल एक ही कंपोनेंट आएगा, z कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लेकिन यहां पे तो 2 कंपोनेंट हैं, वो इसलिए बिकॉज आपने इस लेंथ को कांस्टेंट मान लिया। इसको अगर आप जनरलाइज लोगे r, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये आपका r² बन जाएगा, यहां पे r² बन जाएगा। अब जरा देखिए, अब पोटेंशियल जो निकलेगा वो आपका r का फंक्शन भी होगा और z का फंक्शन भी होगा। तो जब आप ग्रेडियंट लोगे तो उसमें रेडियल कंपोनेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा और आपका जो z कंपोनेंट है वो भी निकल के आएगा, क्योंकि आपने जनरल पॉइंट ले लिया। यहां पे कोई फिक्स पॉइंट मत लो, आप कोई जनरल पॉइंट ले लो कि भाई x में मेरा x में कोई वेरिएबल पॉइंट है XYZ, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट ले लो, उसके हिसाब से ये जो है ये भी मेरा r बनेगा और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये मेरी z हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पोटेंशियल के अंदर दोनों कंपोनेंट आएंगे, r भी आएगा z भी आएगा। तो जब आप इसका ग्रेडियंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दोनों कंपोनेंट आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। हालांकि मैंने इसको पूरा नहीं किया, ठीक है, तो आप पूरा आप खुद से करना, ठीक है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।